क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, पहला कह रहा है कि किसी पिंड का गुरुत्व के अंदर उसका द्रव्यमान के अंदर सदैव संपाती होते हैं। इसका मतलब कहने का है कि देखिए, वैसे तो जनरली अपन कह देते हैं कि जहाँ पे गुरुत्व के अंदर लिखा हो उसी को द्रव्यमान के अंदर समझ जाना है, और जहाँ पे द्रव्यमान के अंदर लिखा है वहाँ पे गुरुत्व के अंदर समझ जाना है। लेकिन ऐसा जो संपाती होता है वो केवल छोटी वस्तुओं के लिए होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो सही है वो केवल छोटी वस्तुओं के लिए है, छोटी वस्तुओं के लिए। अब बड़ी वस्तुएं कौन सी होंगी, तो इसको समझ लेते हैं इधर। तो साइड में देखो ध्यान से, जागते हुए देखिए बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि एक छड़ है और इस छड़ का जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो अपन कह सकते हैं इसका लंबाई है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर इसका लंबाई है। अब अपन कहेंगे कि इस केस में देखिए, सबसे पहले होता है सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के अंदर। द्रव्यमान के अंदर का मतलब होता है कि जो द्रव्यमान होगा उस बिंदु के सापेक्ष सममित रूप से फैला होगा उसको द्रव्यमान के अंदर कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान के अंदर के केस में जितना 5 किलोमीटर छड़ का, 5 किलोमीटर वाली छड़ का द्रव्यमान होगा उतना ही तो नीचे वाली 5 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान के अंदर तो बीचों बीच आएगा। तो अपन कह सकते हैं ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा, कितने पे हुआ, अपन कह सकते हैं यहाँ पे 5 किलोमीटर था और नीचे भी 5 किलोमीटर था। तो एग्जैक्ट मिडल में आता है सेंटर ऑफ मास। तो इसमें किसी को शक नहीं। अब बारी आती है गुरुत्व के अंदर। गुरुत्व के अंदर का mg पे डिपेंडेंसी होती है। अपन कहते हैं कि ऊपर जाने पर, यानी धरातल से या समतल से ऊपर जाने पर g का मान घटता है, g का मान घटता है। तो अपन कहेंगे कि 5 kg का जितना द्रव्यमान होगा, कितना द्रव्यमान होगा, m/2। तो इसका भी m/2। तो इस केस में कह सकते हैं m/2 और m/2 की वजह से सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ गया। लेकिन यहाँ पे तो m/2g, इसको अपन g1 लिख दें और यहाँ पे m/2 इंटू g2 लिख दें। तो तुम कह सकते हो कि ये वाला g ज़्यादा होगा, ये वाला g कम होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे g घटता है। तो ये क्या होगा, कम होगा। तो ये फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफेक्टिव कौन हुआ, तो इफेक्टिव तो नीचे वाला हुआ। तो इफेक्टिव नीचे वाला हुआ, तो इस केस में इस वाले की ज़्यादा बात मानी जाएगी। और इसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी तो आप कह सकते हो कि इस केस में अपना जो ये वाला होगा इसकी ज़्यादा चलेगी। तो उस केस में जो गुरुत्व के अंदर होगा वो नीचे की ओर होगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं है। तो छोटी वस्तुओं के लिए, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होती है। लेकिन बड़ी वस्तुओं के लिए सेंटर ऑफ मास तो मिडल में होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे g ज़्यादा होगा उस तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। चलिए आगे कह रहे हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान के अंदर वह बिंदु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बलागुण शून्य। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान देखें, द्रव्यमान के अंदर वो बिंदु है जहाँ पे mg एक्ट करता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि mg द्रव्यमान के अंदर है और उस बिंदु के सापेक्ष ही बलागुण निकाल रहे हैं जिस पे बल लग रहे हैं। तो अपन कहते हैं कि उस बिंदु के सापेक्ष अपन बलागुण निकालें जिस पे बल लग रहे हैं, तो उसका बलागुण क्या होगा, शून्य होगा। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इस केस में बलागुण शून्य होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड पे देखें, किसी पिंड पर लगा बल युग्म उसमें ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरीय तथा घूर्णनीय दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या ले ली, एक छड़ ले ली, इस तरीके से छड़ ली। तो इस केस में कह सकते हैं कि एक बल ऐसे लगाया तो एक बल ऐसे लगाया। तो ये बल अपन कह सकते हैं कि इस केस में बल देखिए, तो इसमें एफ नेट का मान कितना होगा, ये एफ हो और ये हो एफ, तो एफ नेट बराबर 0। तो एफ नेट बराबर 0, तो मैं कह सकता हूँ स्थानांतरित साम्यावस्था में, यानी ये वस्तु चलेगी नहीं, लेकिन ये वस्तु क्या होगी कि इस तरीके से ये इधर और ये इधर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। तो चलेगी नहीं, घूर्णन करेगी। तो मैं कह सकता हूँ किसी पिंड पर लगा बल युग्म उसमें स्थानांतरीय तथा घूर्णन दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बल तो लग रहा है, बल युग्म भी है, लेकिन केवल और केवल क्या है, घूर्णन है, स्थानांतरित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें फोर्थ, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ को अपन पढ़ते हैं, उसको थ्योरी में पढ़ाया भी गया है। यांत्रिक लाभ होता है मैकेनिकल एडवांटेज और उसका जो मान होता है वो, यानी फॉर्मूला होता है भार अपॉन प्रयास, भार अपॉन प्रयास। तो देखिए भार अपॉन प्रयास, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये अपन
600 होता है। तो अपन कहेंगे कि इस केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे ये होता है इस तरीके से। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक तरफ क्या हो गया कि एक आदमी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, एक आदमी है, तो एक भारी आदमी है, क्या है, भारी आदमी है, और एक क्या है, हल्का आदमी है। तो अपन कहेंगे भाई भारी आदमी को कहाँ पे बैठना चाहिए, भारी आदमी यहाँ पे बैठेगा तो ज़्यादा से इधर ले जाएगा, तो अपन कहेंगे कि भारी आदमी को पास बैठना चाहिए और हल्के आदमी को दूर बैठना चाहिए। तो इसमें अपन एडवांटेज किसका ले लेते हैं, लंबाई का ले लेते हैं, यानी जिसका द्रव्यमान कम उसमें एल ज़्यादा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें एल कम। तो इस तरीके से अपन ने मैकेनिकल एडवांटेज लिया। तो कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होने के लिए, यानी ग्रेटर देन एक से होने के लिए, उसमें क्या होगा कि भार ज़्यादा हो गया और प्रयास कम हो गया। तो अपन कह सकते हैं कम आयाम, यहाँ पे अपन प्रयास भी लिख सकते हैं कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। लेकिन कब, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो, उसमें प्रयास कम होता है और भार ज़्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में इस तरीके का, यहाँ पे कोई 50 kg का व्यक्ति है तो यहाँ पे 25 kg का व्यक्ति उसको उठा सकता है, लेकिन इस तरीके से उसको काम करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है। तो इस तरीके से इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हुए वो है बी एंड डी, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने